हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार एडवोकेट आप सभी दर्शकों का अपने चैनल टाक लाफुली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको जमानत और व्यक्ति के मूल अधिकार क्या हैं ये बताएंगे और साथ ही विस्तार से चर्चा करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो जमानत और अभियुक्त के मूल अधिकारों की व्याख्या करता है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के मामले को आप सभी लोगों को जानना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जो जमानत और व्यक्ति के मूल अधिकारों के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जैसे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल हैं। यह रूलिंग हमें बताती है कि एक कैदी के, एक बंदी के मूल अधिकार क्या हैं और इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे न्यायिक सिद्धांतों की व्याख्या की है जो हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की महत्वपूर्ण और काम की बातें बताने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 41A से है और साथ ही सेक्शन 437, 438 और 439 जो बेल वाले सेक्शन हैं, इनसे भी इसका लेना देना है। तो अब आपको सीआरपीसी, जिसको नए क्रिमिनल कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है, अब यह धारा 35 और 35(3) बीएनएसएस हो गई है। उसको मैं आपको बताता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्तित्व में आने के बावजूद भी सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के गाइडलाइंस यथावत लागू रहेंगे। उनकी महत्ता सिर्फ इसलिए कम नहीं होगी कि पहले जब सीआरपीसी चल रहा था तो ये गाइडलाइंस उस समय कोर्ट ने दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का जो मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें बेल और आरोपी के अधिकारों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। इस मामले में कोर्ट ने जमानत आवेदनों में देरी और इससे जुड़े मौलिक अधिकारों, विशेषकर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अधिकारों की व्याख्या की है और इसमें माननीय कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि न्याय प्रक्रिया में तेजी आ सके और आरोपी के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो मामला क्या था, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। सत्येंद्र कुमार अंतिल पर विभिन्न आपराधिक कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे और उन्हें सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया था। उनके जमानत की याचिका में विलंब हुआ था, जो मुख्य रूप से सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 41A, जो कि अब बीएनएसएस के सेक्शन 35 और 35(3) हो गए हैं, इनका सही पालन नहीं होने के कारण जमानत याचिका में विलंब हुआ था। ये वो प्रावधान है जो गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट के नियमों को निर्धारित करते हैं, खासकर तब जब किसी गैर जमानती अपराध का आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो। सत्येंद्र कुमार अंतिल का मामला इस सवाल पर ही केंद्रित था कि क्या जांच एजेंसियां यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस, सीबीआई जैसी एजेंसियां और अदालतें, कोर्ट्स इन कानूनी प्रावधानों का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रणाली में मौजूद खामियों को ध्यान से देखा और उन क्षेत्रों की पहचान की जहां न्यायपालिका और जांच एजेंसियां ने आरोपी के अधिकारों की रक्षा नहीं की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस मामले में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमानत सुनवाई में देरी को एक बड़ी समस्या के रूप में पहचाना और साथ ही ये कहा कि इसका सीधा असर आरोपी के मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने में देरी और जमानत आवेदनों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब को लेकर कहा कि ये दोनों ही बातें, चाहे चार्जशीट देर से दाखिल करने वाली बात हो या जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई में विलंब की बात हो, अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। दूसरी बात, नॉन कंप्लायंस विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जांच अधिकारी अक्सर सीआरपीसी के प्रोविजन 41 और 41A के प्रावधानों का पालन नहीं करते, जिससे गैर जरूरी गिरफ्तारियां होती हैं। इन कानूनी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने के कारण कई बार आरोपी बेवजह हिरासत में ही रहता है
और तीसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह देखी, वो ये थी कि फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू एक्ट, यानी कि अदालतों का सही तरीके से काम ना कर पाना। कोर्ट ने विचारण न्यायपालिका की आलोचना की और यह कहा कि कोर्ट कई बार जमानत के लिए औपचारिक आवेदन मांग लेती है, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 88 और 170 के तहत स्वतः जमानत दे दी जानी चाहिए। ये तब होता है जब सभी जमानत की शर्तें पूरी हो जाती हैं और औपचारिक जमानत की आवश्यकता नहीं रहती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कुछ बिंदु मैं आपको बता दूं। कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले में फैसला देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात जो कही वो ये कही कि सीआरपीसी के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। स्पेशली सेक्शन 41 और 41A जो सीआरपीसी के हैं उसमें गिरफ्तारी के आधार बताए गए हैं और 41 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस की बात भी कही गई है। इसके लिए आप संबंधित 35 यानी कि 35 बीएनएसएस के प्रावधान को देख सकते हैं। दूसरी बात ये जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि बेल एज ए रूल नॉट एन एक्सेप्शन। कोर्ट ने यह कहा कि जमानत नियम के तहत होनी चाहिए, अपवाद दशाओं में नहीं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मामूली अपराधों में जमानत को नियम के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि अपवाद के रूप में जहां जमानत की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं वहां जमानत दे दी जानी चाहिए। आवेदन की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही कि टाइमली डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सभी जमानत आवेदनों का एक उचित समय के भीतर निपटारा कर दिया जाना चाहिए ताकि आरोपी की स्वतंत्रता खतरे में ना डाली जा सके। फैसले में यह बात भी कही गई कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, बिना वजह जमानत की सुनवाई को टाल नहीं सकती। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि लोक अभियोजक जिसे सरकारी वकील कहते हैं उन पर यह जिम्मेदारी डाली कि ये अदालत के सामने सही कानूनी स्थिति प्रस्तुत करें। प्रोसिक्यूटर ये सुनिश्चित करे कि ये जमानत के सभी संबंधित कानून और दिशा निर्देशों से अपडेट भी रहें और किसी आरोपी को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने के लिए ना कहें। पांचवी इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने कही वो कही सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाए, खासकर ऐसी जगहों पर, ऐसे राज्यों में जहां पर आरोपियों की संख्या अधिक है, मामले अधिक आ रहे हैं, यहां आरोपियों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए त्वरित सुनवाई होने के लिए जमानत के मामलों को सुनकर इमीडिएट बेल देने के लिए विशेष अदालतें यानी कि स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के मामले में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस कोर्ट ने हिरासत में लिए हुए व्यक्ति के लिए कही गई है, कैदी के लिए दी गई है। एक आरोपी के महत्वपूर्ण अधिकार और इस मामले में कोर्ट में क्या क्या निर्देश जारी किए गए थे, इससे आज आप अवगत हुए। आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।